स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के सीरीज को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, अभी हम लोग फिलहाल डाइजेस्टिव सिस्टम को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग वैसे ही क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो कि आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें इनकी आने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, सभी जो क्वेश्चन हैं वो महत्वपूर्ण है। पिछले जो 2 वीडियो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से ही आधारित है। ये जो वीडियो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का अंतिम पार्ट होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करना है। मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय का जो अर्थ होता है वो जीवित कोशिकाओं में पल प्रतिपल भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों की क्रियाओं द्वारा प्रोटोप्लाज्म का निर्माण व जीवित कोशिकाओं की वृद्धि एवं उनके टूट फूट की मरम्मत के लिए ऊर्जा जो पैदा होता है तो हम लोग मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय के नाम से जानते हैं। अर्थात जो हमारी जीवित कोशिकाएं होती हैं उसमें हर एक सेकेंड, ठीक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की क्रियाएं होती हैं जिनमें प्रोटोप्लाज्म बनता है और जीवित कोशिकाओं की वृद्धि और जहाँ भी उनका क्षय हो गया रहता है या टूट फूट गई रहती हैं वहाँ उनका मरम्मत के लिए ऊर्जा भी पैदा होता है। तो इसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जो कि 3 चरणों में संपूर्ण होती है। पहला एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म और तीसरा जो है बेसल मेटाबॉलिज्म यानी उपचय, अपचय और न्यूनतम चयापचय। ठीक है, हमारी मेटाबॉलिज्म जो होती है वो 3 चरणों में संपन्न होती हैं। एक एनाबॉलिज्म यानी उपचय, दूसरा कैटाबॉलिज्म यानी अपचय और तीसरा जो है न्यूनतम चयापचय यानी बेसल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, समझ में आ गया ये चयापचय। असली अर्थ जो होता है मेटाबॉलिज्म का वो होता है जब हमारी कोशिकाएं, ठीक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की क्रियाएं करती हैं उसमें प्रोटोप्लाज्म बनता है, साथ ही साथ एनर्जी भी उत्पन्न होती हैं जो कि हमारी कोशिकाओं की वृद्धि के लिए ज़रूरी होती हैं। साथ ही साथ जहाँ भी क्षय हो गया रहता है कोशिका या फिर कहीं डैमेज हो गया रहता है टिश्यू या सेल्स वगैरह, तो उसको मरम्मत करने के लिए जो क्रियाएं होती हैं उसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें प्रोटोप्लाज्म और एनर्जी जो है वो उत्पन्न होता है। ये एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होती हैं जो कि कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। ये जो होती हैं वो 3 चरणों में संपन्न होती हैं। एक जो होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म, साथ ही तीसरा जो है वो बेसल मेटाबॉलिज्म होता है यानी उपचय, अपचय और न्यूनतम चयापचय। ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं जिनके चयापचय की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो पाती है। अब बढ़ेंगे हम लोग इन तीनों जो प्रक्रिया हैं उसके डीपली में अब हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला, जैसा कि मैंने बताया, एनाबॉलिज्म यानी उपचय। तो ये एक रचनात्मक रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया द्वारा शरीर में कोशिकाओं के अंदर विद्यमान पोषक तत्वों से ऊर्जा उपलब्ध होती है। इन क्रियाओं के संपन्न होने के लिए शरीर को तापमान को समय बनाए रखने के लिए जो क्रिया होती है ना उसी को हम लोग उपचय के नाम से जानते हैं। इस प्रतिक्रिया में ऊर्जा का प्रयोग होता है, अर्थात हमारे शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए हमारी जो उत्तक या कोशिकाएं होती हैं जो अभी क्रिया करती हैं या जो रासायनिक और भौतिक क्रियाएं करती हैं, ठीक है, जिनके कारण ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, उसी को हम लोग एनाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। ये एक मेटाबॉलिज्म की पहली प्रक्रिया होती है। और दूसरा है कैटाबॉलिज्म, जिसे हम लोग अपचय के नाम से जानते हैं। ये एक विनाशकारी चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म होता है, या इसका दूसरा नाम कैटाबॉलिज्म इसलिए है क्योंकि ये एक विनाशकारी मेटाबॉलिज्म है। इस प्रतिक्रिया में ताप का प्रयोग नहीं होता है जैसा कि एनाबॉलिज्म में होता है, लेकिन कैटाबॉलिज्म में जो है वो ऊर्जा या ताप का जो है उपयोग नहीं होता है, अर्थात एनर्जी का उपयोग इसमें नहीं होता है। ताप पैदा करने वाले पोषक तत्व तो टूट फूट जाते हैं, अंत में ऐसे पदार्थ में परिवर्तन हो जाते हैं जिनके शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है। ऐसे पदार्थ सामान्यतः उत्सर्जन संस्थानों द्वारा, जो भी उत्सर्जी अंग है उनके द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस टूट फूट की क्रिया में कुछ ऊष्मा जो होती है वो मुक्त होती है जो शरीर के तापमान को संतुलन बनाए रखती हैं। इस क्रिया को हम लोग कैटाबॉलिज्म या फिर अपचय या इसका एक और नाम विनाशकारी मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक विनाशकारी मेटाबॉलिज्म होती है, इसमें ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता है। इसमें जो है पोषक तत्व टूट फूट जाते हैं और अंत में ऐसे पदार्थ परिवर्तित हो जाते हैं या ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर में कोई उपयोग के लिए नहीं होते हैं।
इनको हम लोग के जो उत्सर्जी अंग है या उत्सर्जी संस्थान या तंत्र है उनके द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसमें कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, बहुत मामूली तौर पे जो है वो कैटाबॉलिज्म जो एनर्जी उत्पन्न करती है। ये हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए, ठीक है, साथ ही साथ तापमान को भी बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती है। इसी को हम लोग इसे कैटाबॉलिज्म या विनाशकारी चयापचय या अपचय के नाम से जानते हैं। साथ ही तीसरा जो है न्यूनतम चयापचय यानी बेसल मेटाबॉलिज्म। भोजन करने के 12 घंटे बाद यानी भोजन के अवशोषण के पश्चात जो मेटाबॉलिज्म परिवर्तित होता है यानी चयापचयी परिवर्तित होता है, इन्हीं परिवर्तनों को हम लोग न्यूनतम चयापचय के नाम से जानते हैं। इस स्थिति में मानव कम से कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, अर्थात भोजन करने के 12 घंटे के बाद पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाने के पश्चात जो मेटाबॉलिज्म परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को हम लोग बेसल मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। यह जो होता है वो तब स्थिति बनती है जब मानव जो है कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये हो गया जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो, साथ ही साथ उसके चरण, ठीक है, ये टोटल 3 चरणों में संपन्न होती है मेटाबॉलिज्म की क्रिया हमारे शरीर में। आगे बढ़ते हैं, अगला है कुछ संक्षिप्त नोट, ठीक है, जिसमें पहला जो है वो है अग्नाशय अथवा क्लोम ग्रंथि। कुछ नोट लिखना है, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है पैनक्रियाज से संबंधित, जिसे हम लोग अग्नाशय और दूसरा क्लोम ग्रंथि बोलते हैं। ये एक लंबी ग्रंथि होती है, अर्थात पैनक्रियाज या अग्नाशय जो है एक लंबी ग्रंथि है जो पहले दूसरे लंबर वर्टिब्रा के सामने स्थित होती है। आकार में यह एक तरफ से मोटी तथा दूसरी ओर से जो है पतली होती है। पैनक्रियाज से एक विशेष प्रकार का रस निकलता है जिसे हम लोग क्लोम रस के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये एक क्लोम ग्रंथि भी है, इसीलिए इससे निकलने वाले रस को या जूस को हम लोग पैनक्रियाटिक जूस के नाम से जानते हैं, यानी क्लोम रस के नाम से जानते हैं। अग्नाशय जो है लगभग 7 इंच लंबी और 1.5 इंच मोटी और चपटी रचना होती है। इसका वजन लगभग 70 से 90 ग्राम के आसपास होता है। तो ये हो गया बात अग्नाशय का, जिसका दूसरा नाम क्लोम ग्रंथि भी है और इससे एक रस निकलता है, जूस निकलता है, जिसे हम लोग क्लोम रस या फिर पैनक्रियाटिक जूस के नाम से जानते हैं। यह आकार में एक तरफ से मोटी और दूसरी तरफ से पतली, साथ ही साथ 7 इंच लंबी और 1.5 इंच मोटी और चपटी रचना होती है। इसका वजन लगभग 70 से 90 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। ये जो है वो पहले और दूसरे लंबर वर्टिब्रा के ठीक सामने स्थित होती है। तो ये हो गया पहला अग्नाशय अथवा क्लोम ग्रंथि। दूसरा आज का टॉपिक है वो है मलाशय, यानी रेक्टम पे लिखना है हम लोग को शॉर्ट नोट्स। तो ये जो है वो सिग्मोइड कोलोन के नीचे की निरंतरता में मुदीय नलिका यानी जो हमारा एनल कैनाल होता है तक का जो लंबा भाग होता है, चौड़ा भाग, उसी को हम लोग रेक्टम के नाम से जानते हैं, जो कि 6 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा ये भाग होता है। मलासी की भित्तियों की परतें जो होती हैं मोटी होती हैं। इसकी आंतरिक श्लेष्मिक परत में लहरदार उभार होते हैं जो लंबे एवं ट्रांसवर्स होते हैं। इन लंबाकार यानी लॉन्गिट्यूडिनल बलियों का कॉलगस ऑफ मागेगानी कहते हैं, ठीक है। जो हमारे एनल कैनाल में लंबे और ट्रांसवर्स टाइप के वलय होते हैं उसको हम लोग कॉलगस ऑफ मैगेगोनी के नाम से जानते हैं। उभारों के मध्य में जो गड्ढे होते हैं उनको हम लोग रैक्टल साइंसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। चूँकि ये जो होती हैं वो लहरदार उभार टाइप की होती हैं, तो जो ऊपर लंबाकार होता है वलय उसे हम लोग कॉलगस ऑफ मैगेगोनी बोलते हैं, और जो गड्ढा होता है नीचे जब जाता है तो उस स्थिति को हम लोग रैक्टल साइंसेस के नाम से जानते हैं। मलाशय का नीचे का भाग चौड़ा होता है जिसे हम लोग रैक्टल एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बात रेक्टम से संबंधित, जो कि 6 इंच लंबा और ये चौड़ा भाग होता है, ठीक है। ये एनल कैनाल तक फैला होता है सिग्मोइड कोलोन से लेकर। इसमें जो है लहरदार उभार उत्पन्न होते हैं जो कि लंबे और ट्रांसवर्स होते हैं। लंबे जो होते हैं उसको हम लोग कॉलगस ऑफ मैगेगोनी बोलते हैं और जो गड्ढे होते हैं उसको हम लोग रैक्टल साइंसेस के नाम से जानते हैं। मलाशय का जो निचला भाग होता है जो चौड़ा होता है उसे हम लोग रैक्टल एम्पुला बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है गुदीय नली, जिसे हम लोग एनल कैनाल बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे रेक्टस से ठीक नीचे स्थित होता है या रेक्टस का सबसे निचला भाग होता है। यह नली मलाशय की निरंतरता में बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है, अर्थात एनल कैनाल जो है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे अंतिम या टर्मिनल पोर्शन होता है, जो इनवॉलेंट्री वृत्ताकार पेशियों से बनी तथा लगभग 1.5 इंच लंबी रचना होती है, ठीक है। अर्थात एनल कैनाल का जो लंबाई होता है वो लगभग 1.5 इंच के आसपास होता है। ये एक वृत्ताकार पेशी से बनी होती है। ये जो होता है वो बड़ी आंत का सबसे टर्मिनल पोर्शन होता है। मलाशय में स्थित लंबाकार काय गुदा में आता है और वृत्ताकार अनैच्छिक पेशी जो होती है से मिलती हैं।
ये वलय पेशियों की मोटाई को बढ़ा देते हैं और यही पेशियाँ जो होती हैं वो आंतरिक गुदीय स्फिंक्टर बनाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनल कैनाल। साथ ही अगला जो नोट्स है वो लिखना है अपेंडिक्स पे। ठीक है, जिसे हम लोग वर्मीफोर्म के भी नाम से जानते हैं, जो कि एक पतली नली जैसी रचना होती है जो लगभग 7.5 मीटर लगभग इसकी लंबाई होती है। यह वयस्क व्यक्ति में पूर्ण विकसित हो जाती है। इसके शरीर में कोई उपयोगिता नहीं होती है, बल्कि इन्फ्लामेटरी कोई स्थिति में अपेंडिक्स जो होता है या अपेंडिसाइटिस जिसे हम लोग बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो उस रोग को ये उत्पन्न करती है। इसको शल्य क्रिया द्वारा निकाल दिया जाता है। इसके अंदर लिम्फॉइड ऊतक जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये हो गया हमारा अपेंडिक्स, जिसका हमारे शरीर में कोई उपयोगिता या कोई कार्य नहीं है। इसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, प्रदाह हो जाता है, तो उस स्थिति को हम लोग अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, जो कि एक रोग है। और इसको हम लोग सर्जरी करके, अपेंडेक्टोमी करके और निकाल के बाहर कर देते हैं, या काट के जो है बाहर कर दिया जाता है। अपेंडिक्स के अंदर जो है वो लिम्फॉइड ऊतक होते हैं। साथ ही अपेंडिक्स जो है वो लगभग 7.5 सेंटीमीटर आसपास ये लंबा होता है। ये एक पतली नली जैसी रचना होती है। साथ ही अगला जो है वो है एंजाइम। ठीक है, जो कि हमारे अग्नाशय से प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर के आसपास पाचक अग्नाशय रस का उत्पादन होता है, जिसमें 3 एंजाइम होते हैं। पहला ट्रिप्सन, ये जो होती हैं वो प्रोटीन और पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में बदलकर पचा देती हैं, अर्थात जो हमारे प्रोटीन और पेप्टोन्स को पचाती हैं वो ट्रिप्सन एंजाइम होते हैं। साथ ही दूसरा जो है लाइपेज, जो कि फैट को पचाने के लिए कार्य करता है। साथ ही एमाइलेज एक और एंजाइम होता है हमारे अग्नाशय में, जो कि स्टार्च को मोनोसैकेराइड्स एवं डाइसैकेराइड्स तथा माल्टोस में परिवर्तन करके पचा देता है। तो ये हमारे शरीर में 3 तरह के अग्नाशय में एंजाइम पाए जाते हैं, और अग्नाशय जो है वो प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर पाचक जो रस है, अग्नाशय रस, उसको उत्पादन करता है, जिसमें 3 एंजाइम मौजूद होते हैं, जिनका जो कार्य है वो अलग अलग होता है। जैसे प्रोटीन और पेप्टोन्स को पचाने के लिए ट्रिप्सन एंजाइम उत्तरदायी होता है, वैसे ही फैट को पचाने के लिए जो है वो लाइपेज उत्तरदायी होता है। साथ ही स्टार्च वगैरह को पचाने के लिए जो है वो हमारा एमाइलेज एंजाइम उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम का आज अंतिम पार्ट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर टैप करके और पीडीएफ को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल तथा इंस्टाग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर टैप करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।